नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 की आहट जोरों पर है, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या एनडीए, क्या महागठबंधन या फिर नई पार्टी जनसुराज बिहार की असली समस्या सुलझा पाएंगे। दोस्तों, बिहार की कुछ समस्याएं हैं जिसे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस समस्या से रूबरू होंगे या फिर एग्री करेंगे कि ये बिहार में समस्या है। जैसा कि बेरोजगारी और भारी पलायन, ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की बदतर स्थिति। तीसरा, आपका उद्योग एवं निवेश का भारी कमी। चौथा, आपका भ्रष्टाचार एवं अपराध का जो छाया है बिहार में बोलबाला है, इसमें कोई कमी नहीं। जैसा कि आज ही एक रिपोर्ट आया है पेपर में कि बिहार भारत भर में दूसरे स्थान पर है अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद, लेकिन यहाँ बिहार की स्थिति है। और वहीं पांचवी समस्या की बात की जाए दोस्तों, तो बिहार में किसानों एवं महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सभी की सभी पॉलिटिकल पार्टी हो या फिर बड़े लोग हो, ये इन मुद्दों पर ध्यान नहीं देता कि किस तरह से समस्या किसान फेस कर रहे हैं। चाहे यूरिया की समस्या हो या फिर पानी डीजल जो भी है, उनका समस्या यथावत बना हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या जो इन दिनों में देखने को मिलता है कि बिहार में बाढ़ एवं सूखे की समस्या, जैसा कि कहीं सूखा रहता है तो कहीं बाढ़ रहता है। तो पॉलिटिकल पार्टी का ये विल क्षमता नहीं हो रहा है कि इस समस्याओं को हल करे, या फिर उनका इरादा नहीं है कि इन समस्याओं से निजात दे बिहार की जनता को। तो दोस्तों, आज देखते हैं कि इन तीनों दलों में से बिहार की इन समस्याओं को निजात दिलाने के लिए कौन सा दल सबसे बेहतर और मुफीद होगा, और बिहार की जनता किस दल को सबसे बड़े पार्टी बना करके इस बार आपको जिता करके लाती है और बिहार में उनको सीट देता है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं एक एक पार्टी करके। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस पार्टी का जो देश में सबसे बड़ी पार्टी है और वहीं बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी है गठबंधन के नाम पे, जैसे कि एनडीए। तो एनडीए में कौन कौन पार्टी मैं आपको बता दूं, बीजेपी है, जेडीयू है, और रामविलास पासवान की पार्टी है, और आपका जीतन राम मांझी पार्टी की हम पार्टी है, और एक आध और पार्टी है जिस सबसे मिला करके बिहार में बनता है एनडीए। हालांकि देश स्तर पर बात की जाए तो एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बिहार की पार्टियों के बारे में बताया कि कौन कौन पार्टी बिहार में है। तो एनडीए के जो मजबूत पक्ष है और इस पक्ष के आधार पर यह दावा करती कि मेरी सरकार बनेगी, तो मैं उस पक्ष के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, केंद्र और राज्य का तालमेल सबसे बेहतर है एनडीए के पास, जैसा कि देखने को मिलता है। नीतीश कुमार का शासन का अनुभव भी बहुत दिनों का है, तो ये भी उनका लाभ मिलेगा, इनको लाभ मिलेगा। साथ ही जैसे कि नीतीश कुमार शासन में है, साथ ही एनडीए केंद्र में शासन में है, तो जो प्रशासनिक मशीनरी का लाभ है वो हमेशा सा जो गवर्नमेंट रहती है वर्तमान स्थिति में, उनको प्रशासनिक मशीनरी का लाभ मिलता है, तो इसका लाभ भी उन्हें मिलेगा। बीजेपी का मजबूत संगठन है पूरे देश में, और साथ ही बिहार में भी माना जाता है कि मजबूत संगठन है। वहीं गरीबी और महिलाओं को जो वर्तमान योजनाओं के आधार पर लाभ दी गई है गरीब एवं महिलाओं को, तो इसका लाभ भी मिलेगा। जैसा कि 2 महीना से हम लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से बिहार में महिलाओं को या फिर गरीब परिवारों को जो डायरेक्ट बेनिफिट दी जा रही है, इसका लाभ माना जा रहा है कि मिलेगा उनको, एनडीए को। वहीं आपका पांचवा बात की जाए तो कानून व्यवस्था, उनका मानना है कि कानून व्यवस्था पहले की अपेक्षा सुधरा है। तो इन सब आधारों पर ये अपने आप को आगे मुफीद मानते हैं कि मैं सरकार बनाऊंगा। हालांकि इनके पास कुछ कमजोरियां भी है जिसे मैं उजागर करना चाहूँगा, जैसे कि बेरोजगारी और रोजगार सृजन इनके असफल रहा है। बात की जाए बेरोजगारी और रोजगार सृजन के मामले में एनडीए गवर्नमेंट बिहार में असफल रही है। युवाओं का प्लान बिहार में एनडीए गवर्नमेंट या एनडीए जो कोलिजन है ये नहीं रोक पाई है। नीतीश कुमार की सरकार बिहार से पलायन को नहीं रोक पाई है, और एकदम कट्टू सच है ये। वहीं जेडीयू और बीजेपी का जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, इसके बीच में खींचातानी देखने को मिल रहा है, जिससे इनके अंदरूनी कलह की स्थिति देखने को बन रही है। वहीं पांचवा बात की जाए तो गांव और किसानों की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, और इसके खिलाफ ये ठोस नीति नहीं ला पाए हैं जिससे किसानों और गांव के गरीब तबके के लोगों को लाभ मिले। वहीं और एक बात की जाए तो लंबे शासन से बिहार की जनता उब चुकी है, और बिहार की जनता कुछ नई चाहती है कि बिहार में कुछ नया चेहरा आए, जिससे इनके जो खास करके जो एंटी इनकम्बेंसी बना हुआ है वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ, ये इनका कमजोरी है। तो इसे आप लोग मान सकते हैं कमजोरी के रूप में।
अब अगला पक्ष हम लोग देखते हैं महागठबंधन, ये कितने तैयार है बिहार को सुचारू रूप से चलाने के लिए, इनका पक्ष और विपक्ष हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों बात की जाए महागठबंधन की, तो बिहार में महागठबंधन के नाम से आपका आरजेडी, कांग्रेस और कुछ वाम दलों मिलाकर के महागठबंधन बनाती है। हालांकि सेंट्रल लेवल पर महागठबंधन में और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार की पार्टियों के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो मजबूत पक्ष है ये मुस्लिम और यादव, इनके वोट को इकट्ठा करने में कारगर साबित रहे हैं और ये माना जाता है कि इनका समीकरण, जातीय समीकरण इनके फेवर में हमेशा से रहा है, तो इस बार भी रहेगा ही और इनके समर्थन में ही रहेंगे MY, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात रहा कि तेजस्वी यादव जैसा युवा चेहरा सामने लाया गया है, तो कुछ युवा वर्ग और लोग इनसे प्रभावित भी है कि कुछ नया चेहरा और युवा मुख्यमंत्री बनने के दावेदार बन रहे, इससे नई सोच और जेनजी और मिलियनियर्स को लाभ मिलेगा। वहीं आगे हम बात की जाए तो बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव है, इन्होंने कुछ युवाओं को आकर्षित किया है और युवा वर्ग इनके प्रति आशान्वित है कि ये आगे चल के बेरोजगारी खत्म करेंगे, पलायन खत्म करेंगे, तो इन्होंने युवाओं को आकर्षित किया है बेरोजगारी के मामला पर। गांव देहात में इनका मजबूत पकड़ है, ये तो सर्वविदित है कि गांव देहात में आपका जो गरीब तबका है इनको पक्ष में हमेशा से रही है और इस बार भी रहेंगे, ऐसा इनका मानना है। अगला हम लोग देखें दोस्तों, तो एनडीए विरोधी जो वोट का लहर बन रहा है, जो एंटी इनकम्बेंसी बन रहा है, माना जा रहा है कि इनका लाभ ये लोग अच्छा से ले पाएंगे और इस वजह से इनका अच्छा खासा वोट मिलने की संभावना है, एंटी इनकम्बेंसी का लाभ इन्हें मिलेगा। अब दोस्तों हम लोग तीसरा पक्ष देखेंगे जो नई नवेली है और बिहार में तीसरा मोर्चा खोला है और बिहार की जनताओं को एक नया विकल्प दिया है कि आप इन दोनों को छोड़िए और इन्हें सरकार बनाइए जो फ्रेश सरकार होगी और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। दोस्तों हम लोग बात करेंगे नई नवेली पार्टी जनसुराज, जिसके प्रणेता पीके है यानी प्रशांत किशोर है। तो इस पार्टी के बारे में बात करेंगे हम लोग। इन्होंने एक नया मोर्चा दिया है बिहार को, एक नया मौका दिया है या एक नया पार्टी दिया है जो बिहार की जनता चाहती है कि उन दोनों पार्टियों से इतर हम एक नया पार्टी को वोट दें और नया सरकार बने। तो इन्होंने एक विकल्प दिया है बिहार की जनता को कि आप लोग यहाँ वोट दीजिए। तो इनके फेवर में क्या क्या मजबूत पक्ष है वो उसके बारे में बात करता हूँ। जैसे कि जनता को नया विकल्प दिया है और नया एक उम्मीद दिया है कि आप बिहार में एक नई सरकार बना सकते जो फ्रेश होगी और इनके नेताएं भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी, तो ये विकल्प इन्होंने दिया है। दूसरी बात की जाए तो इन्होंने शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर बहुत जोर दिया है। इनके जो प्रणेता है पीके हमेशा बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य और पलायन ये मुख्य मुद्दा है इनके नेताओं के, तो इस पर ज़्यादा जोर दिए तो इनका ये फेवर हो सकता है। वहीं बेरोजगारी की बात की जाए तो दोस्तों बेरोजगारी और पलायन प्रशांत किशोर की सबसे बड़ी मुद्दा रहा है और पूरे इन्होंने इसका पूरा क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया है, पलायन वाले मुद्दा को। वहीं चौथा मुद्दा की बात किया तो दोस्तों गांव में इन्होंने पद यात्रा किया है प्रशांत किशोर जी ने, तो गांव की जनता के बीच इनका अच्छा छवि बना है और एक नया विकल्प गांव की जनता को भी मिला है कि आप लोग इन्हें सरकार में ला सकते हैं। पांचवी बात की जाए दोस्तों तो जाति धर्म से ऊपर उठ करके विकास की राजनीति करने में ये महारत हासिल किया है और इनके ऊपर कोई भी इस तरह की बातें नहीं हुई कि धर्म या जाति के ऊपर इन्होंने वोट मांगा हो। तो ये विकास की राजनीति कर रहे हैं जिससे वर्तमान जो जेन जी है या फिर मिलेनियल्स है इनके उम्मीद और भी बढ़ गए हैं कि एक नई सरकार बनेगी जिसमें भ्रष्टाचार नहीं होगी। और पांचवा इनका मुद्दा है भ्रष्टाचार पर प्रहार। इनका कहना है कि जैसे मेरा सरकार बनेगा मैं सबसे पहले भ्रष्टाचारी जो व्यवस्था है उसको खत्म करूंगा। जैसे कि शराबबंदी जो एक तरह के मानिए कि प्रशासनिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार लिप्त हो गया है, भ्रष्टाचार के मामले में जो शराबबंदी है समझे भ्रष्टाचार का पिटारा हो गया है। दूसरी बात की जाए तो नेताओं का जो भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति है इन्होंने उसका उजागर किया है। जैसे हाल ही में कई सारे नेताओं की इन्होंने नाम लिया है, उनके खिलाफ ठोस सबूत दिया है कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार किए हैं और हर रोज एक नए खुलासे करते हैं, साथ ही सबूत के साथ विद फैक्ट खुलासा करते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में बिहार की जनता इनके साथ रहा है और मानते हैं कि बिहार में अगर भ्रष्टाचार खत्म होना है तो प्रशांत किशोर को लाना जरूरी है। तो ये सब इनका मजबूत पक्ष है। हालांकि सभी दलों के जैसा इनका भी कुछ कमजोर पक्ष है, उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। कमजोर पक्ष कहा जाए तो इनका जो संगठन है वो कमजोर है। जैसे कि पहले दो पार्टियां जिनको मैंने नाम दिया था जिनका, जैसे एनडीए हो गया, महागठबंधन हो गए, ये स्थापित पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो इनका जो रूट है और संगठनात्मक व्यवस्था है काफ़ी मजबूत है। लेकिन आपका जनसुराज पार्टी नई नवेली पार्टी है तो इनका जो रूट है कमज़ोर है, तो संगठन के रूप से ये कमज़ोर है, ये कमजोरी इनका हो गया। जातीय समीकरण साधने में ये पीछे रहा है क्योंकि ये विकास की राजनीति कर रहे हैं, तो ये जाति धर्म पर उतना ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए इनका जातीय समीकरण बिगड़ सकता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि जातीय समीकरण के कारण इन्हें हानि हो सकती है। वहीं चौथी बात किया है दोस्तों प्रशासनिक अनुभवी,
की कमी। हालांकि प्रशांत किशोर खुद एक अच्छे नेता के रूप में बात करते हैं, अच्छा कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम किया है, लेकिन राज्य चलाने में इनका अनुभव नहीं है। तो कुछ लोग इसे भी मानता है कि इनका राज्य चलाने में अनुभव नहीं है, तो ये इनका कमी हो सकता है। और चौथा बात कहा जाए तो दोस्तों तुरंत जीत की संभावना कम मानी जाती है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि नई पार्टी तुरंत जीत नहीं पाती है। हालांकि कुछ अपवाद भी है, जैसे कि दिल्ली के चुनाव में देखने को मिला था कि वहाँ तुरंत जीत गई थी पार्टी, लेकिन वो व्यवस्था कुछ और थी, बिहार की व्यवस्था कुछ और, क्योंकि यहाँ पर जाति धर्म का समीकरण अधिक काम करता है। तो दोस्तों इन सभी मुद्दाओं पर हमने चर्चा की है, तो जाहिर सी बात है कि इस चर्चा के कुछ सारांश भी निकलेगा, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। दोस्तों तो ये साफ हो गया है कि तीनों दलों में किसी को फेवरेट नहीं माना जा रहा है। बिहार में सभी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे और जिनका ज़्यादा विचार अच्छा होगा, ज़्यादा जनता को अच्छा लगेगा, उन्हीं का सरकार बनेगा। तो इस आधार पर मैं तीनों के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे एनडीए के पास स्थिर अनुभव है, साथ ही केंद्र का जो व्यवस्था है और कानूनी मशीनरी है इनके साथ में होगा, इनके फेवर में होगा, तो इससे ज़्यादा इनका लाभ हो सकता है। लेकिन बेरोजगारी और पलायन रोकना इनकी सबसे बड़ी नाकामी रही है, तो ये इनका जो विरोधी है ये हो सकता है कि बेरोजगारी और पलायन रोकने में ये नाकाम रहे हैं। किसानों के फेवर में, गरीबों के फेवर में ये उतना काम नहीं कर पाया है। महागठबंधन की बात की जाए तो जातीय समीकरण और ग्रामीण पकड़ इनके फेवर में बहुत मजबूती से है, लेकिन जंगल राज की छवि इनके ऊपर लगा हुआ है और ये इनका पीछा कर रहे हैं और इनके विरोधी इस छवि का भरपूर प्रयोग कर रहे हैं इनको पीछे धकेलने में। वहीं नई पार्टी जनसुराज की बात की जाए तो बदलाव का नारा दे रहा है, बदलाव के नारा के साथ आए हैं, बिहार में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के वादा के साथ आए हैं, लेकिन इनके भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि अभी संगठन और जातीय आधार पर उतना मजबूत नहीं हुआ है, तो ये सब कमी इनके साथ दिख रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने चर्चा किया कि बिहार में किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था बन रही है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार की असली समस्याओं का हल करने के लिए सबसे मुफीद कौन सी पार्टी होगी, कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी तो बिहार की जनता की समस्या खत्म होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। क्या एनडीए होगा, क्या महागठबंधन होगी, या फिर नई पार्टी जो जेन जी और मिलेनियर्स को काफ़ी रास आ रहा है, जनसुराज पार्टी होगी? आप लोग अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगले वीडियो में मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ और एक और मुद्दा के साथ। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।